एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर हमारे साथ जॉब के नाम पर फ्रॉड हो गया है। हमने पैसे दिए, उसके बाद हमें नौकरी दे दी गई, हमने पूरे महीने काम किया और उसके बावजूद हमारी जो सैलरी है वो हमें नहीं दी जा रही है। इस पूरे मामले को देखते हुए हम लोग पहुंचे दिल्ली के आया नगर में, जहां पर वो उसी व्यक्ति ने हमें बुलाया जिस व्यक्ति को सैलरी देनी थी। और जो अभिजीत नाम का शख्स है वो मर्यादाएं तोड़ देता है और जो लड़की हमारे साथ थी उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। 100 नंबर कॉल मैं कर रहा हूँ और शिकायत एसएचओ साहब उसकी पहले ले रहे हैं। आते ही बोलते हैं आज इसकी पत्रकारिता निकालेंगे। ये मोबाइल टूटना कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरे साथ मारपीट हुई ये भी बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज सिर्फ ये है कि पुलिस न्याय नहीं देती है। पुलिस ने थाने को अब कोर्ट बना दिया है। जो थाने में एसएचओ है वो खुद को जज समझते हैं और जितने पुलिस वाले हैं वो खुद को वकील समझने में लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। हम पत्रकार जब भी कोई न्यूज़ कवर करने जाते हैं तो वो न्यूज़ होती है आप लोगों की आवाज़, जो कि हम आगे तक उठाते हैं। अब ऐसे में मेरे साथ एक पत्रकार मौजूद है जो एक जॉब फ्रॉड की खबर को कवर करने के लिए पहुंचे। वहां पर उनके साथ हाथापाई हुई, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस का रवैया उनके साथ क्या कुछ रहा। पूरी जो घटना थी मैं उनकी ज़ुबानी आपको सुनाना चाहूँगी कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि वो मौके पर मौजूद थे। वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। हिमांशु, क्या हुआ था वहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि 27 मई को मुझे मेरे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर एक मैसेज आता है और जिसमें एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर हमारे साथ जॉब के नाम पर फ्रॉड हो गया है। हमने पैसे दिए, उसके बाद हमें नौकरी दे दी गई, हमने पूरे महीने काम किया और उसके बावजूद हमारी जो सैलरी है वो हमें नहीं दी जा रही है। जबकि न्यूनतम सैलरी देश की राजधानी दिल्ली में 18,000 है, पर उन बच्चों की सैलरी 12,000 रुपये थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। इस पूरे मामले को देखते हुए हम लोग पहुंचे दिल्ली के आया नगर में, जहां पर वो उसी व्यक्ति ने हमें बुलाया जिस व्यक्ति को सैलरी देनी थी। अभिजीत उसका नाम था, जिसने ये जॉब फ्रॉड की पूरी घटना को अंजाम दिया था। और जब मैं एक बच्चे के साथ और 2 लड़के और थे और एक लड़की भी थी, लगभग 4 लोगों के साथ मैं वहां पहुंचता हूं, तो मेरे वहां पहुंचते ही आपस में कहासुनी शुरू हो जाती है उन लोगों की। और जो अभिजीत नाम का शख्स है वो मर्यादाएं तोड़ देता है और जो लड़की हमारे साथ थी उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। जैसे ही स्पॉट पे हम पहुंचते हैं उसने लड़की के बाल पकड़े, ज़मीन पे घसीट दिया, लड़की के कपड़े तक फाड़े। और इस पूरे मामले की जब मैं वीडियो बनाने लगा, जब लड़की को पीट रहे थे, तो मेरा पूरा की पूरा मोबाइल छीना और यहाँ पर आप देखिए पूरा की पूरा मोबाइल किस तरीके से तोड़ दिया। ये देखिए, अब इसके अंदर जो प्रूफ था, जो लड़की को पीटा जा रहा था, वो तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश थी। और मैंने देखा किस तरीके से वो बदतमीजी करता हुआ नजर आया। जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया, इस मोबाइल को छीना मुझसे और लगभग यहाँ से 100 मीटर की दूरी तक, अगर मैं यहाँ से फेंकना शुरू करूँ तो 100 मीटर की दूरी तक इस मोबाइल को फेंका गया। और जैसे ही ये मोबाइल गिरता है इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस इसे टेप से चिपका कर, ये टेप जो है ये एएसआई हरेंद्र कुमार ने लगाई है। और हरेंद्र कुमार जो है वो लगातार उस गुंडे अभिजीत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभिजीत जो है वो उस गांव का लोकल है और उसने पुलिस को पैसे खिला दिए हैं, तो अब पुलिस उसे बचाने की, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा सबूत आफरीन ये होगा कि ये शिकायत है, जो कि आप यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं कि मैंने 30 मई 2024 को ही शिकायत दी है। दिल्ली पुलिस को शिकायत देते ही विद इन अ मिनट, विदाउट एनी एक्सक्यूज उन्हें रिसीव करनी चाहिए, चाहे तो फिर वो एक्यूज की हो, चाहे तो फिर वो कंप्लेनर की हो और चाहे तो फिर वो क्रॉस ही क्यों ना हो। पर मेरी शिकायत वापस लेने का दबाव लगातार बनता रहता है। जब साउथ दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान को मैं फ़ोन करता हूं और उसके बाद मैं आईओ को फ़ोन कर ये बात बताता हूं और अंकित जो शायद से एसएचओ को ये बात बोलते हैं, तब जाकर अगले दिन तकरीबन 12 बजे, 11:30 बजे 31 तारीख को ये कंप्लेन रिसीव की जाती है। आप सोचिए, 30 मई को 4 बजे ये कंप्लेन मैंने दी, 30 मई को रात 8:30 या 9 बजे तक मुझे थाने बिठा के रखा गया। तकरीबन 4 से 6 घंटे मेरे बर्बाद हुए और उसके बाद आईओ का ये कह देना कि हम अभी इस कंप्लेन को रिसीव नहीं करेंगे, आप पैसे ले लीजिए, 50,000 रुपये ले लीजिए, आपका मोबाइल तोड़ा है इसकी एवज में। और लड़की को भी पुलिस वालों ने पैसे दिलवाए। लड़की ने लगभग 1 लाख रुपए लिए
और उसके बाद लड़की पर पूरी बुरी तरीके से पुलिस ने दबाव बनाया और लड़की क्योंकि मजबूर हो गई थी, हालांकि लड़की ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा, पर आईओ ने खुद ये बात बताई कि लड़की 1 लाख रुपए लेके गई है। रात को 8 साढ़े 8 बजे मैं वहाँ से निकल गया था, लड़की वहीं बैठी हुई थी। कौन से थाने की बात? ये बात है फतेहपुर बेरी थाने इलाके की। यहाँ के एसएचओ हैं दिनेश कुमार। एसएचओ साहब मुझे बुलाते हैं, आइए। आते ही बोलते हैं आज इसकी पत्रकारिता निकालेंगे। उसके बाद बोलते हैं ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्हें मैंने अरेस्ट किया है, अगला नंबर कहीं तुम्हारा ना हो जाए, और क्या अथॉरिटी है तुम्हारे पास। मैंने कहा सर मैं पंजाब केसरी JR मीडिया इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, आप मेरे कॉलेज जाके वेरीफाई कीजिए, और मैं यूट्यूब के माध्यम से एक यूट्यूबर में हूँ और यूट्यूब के माध्यम से जनता की आवाज़ में उठाता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ पर आए हो, तुम दंगे भड़काना चाहते हो। मतलब हमारे खबर करने से दंगे हो जाएंगे। हम किसी के घर में नहीं जा रहे थे साहब, हम रोड पर वीडियो बना रहे थे, और हमारे ऊपर हमला होना, आपको हमारी सुरक्षा करनी चाहिए। जिसने हमला किया उसे अरेस्ट करने की बजाय आप हमें ही धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ तौर से समझ में आता है कि दबाव बनाया जा रहा था। एसएचओ साहब मेरा मोबाइल मांगते हैं कि दिखाइए कितना मोबाइल तुम्हारा टूटा है, तो ये दिखाइए आप साफ तौर से। मैं उनको देता हूँ ये मोबाइल कि देखिए साहब मेरा मोबाइल इतना टूट गया है। और जैसे ही ये मोबाइल मैं एसएचओ साहब के हाथ में देता हूँ तो एसएचओ साहब सोचते हैं कि अगर इस मोबाइल को मैं अपने ही पास रख लूँ, सीज कर दूँ, तो शायद हिमांशु पीछे हट जाएगा, क्योंकि आईफोन है और हम लोग इतने बड़े घर से नहीं आते हैं कि हर तीसरे दिन ऐसे मोबाइल तुड़वाते रहें और फिर अगले नए नए मोबाइल लेते रहें। तो फिर एसएचओ साहब ने इस मोबाइल को लिया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कंप्लेन के इस मोबाइल को सीज कर दिया, और तकरीबन 2 से 3 दिनों तक मेरा ये मोबाइल सीज रहा थाने के अंदर, और बिना किसी कंप्लेन के। देखिए अगर ये मोबाइल सीज होता तो तब होना चाहिए जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR लिखी जाए, जब जांच हो रही हो, इन्वेस्टिगेशन के लिए ही तो आप इसे रख सकते हैं अपने पास। जब कोई कंप्लेन तक रिसीव नहीं हुई है, FIR तो बात छोड़िए, तो फिर इसे अपने पास रखने का क्या मतलब था, ये बड़ा सवाल है। तो आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी इस मोबाइल से जो भी आपने रिकॉर्ड किया? बिल्कुल सबूत मिटाने की कोशिश थी, और सबूत इसलिए मिटाने की कोशिश थी क्योंकि लड़की पर लगातार दबाव बन रहा था। लड़की ने जो कंप्लेन लिखी थी उसमें साफ तौर से लिखा था कि मेरे कपड़े फाड़े गए, और एसएचओ साहब कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आईओ ने कितनी नीच हरकत की। जो आईओ थे हरेंद्र कुमार ASI, बेहद सीनियर थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिता, मैंने भी कहा कि आप मेरे पिता की उम्र के हैं, पर वो क्या करते हैं, मुझे बुलाते ही कहते हैं हिमांशु तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, कहीं हवाई यात्रा नहीं कर पाओगे, तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनेगा, विदेश में नहीं जा पाओगे, कहीं भी आप डालोगे ना नेट पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तो आपकी ये FIR शो हो जाएगी, हम तुम्हारे ही खिलाफ क्रॉस केस बनवाएंगे। मेरी जो MLC थी आफरीन तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे होती है एम्स ट्रॉमा में, और उसके बाद पुलिस उस बंदे की MLC रात को 8 बजे कराती है। वो बंदा अपने आप को नकली जो ब्लेड होता है उससे मार लेता है, बहुत सारे ब्लीडिंग कर लेता है, और उसके बाद उसकी MLC करा देता है। तो आप सोचिए पुलिस किस तरीके से क्रॉस केस बनाती है। और सिर्फ मैं उस व्यक्ति को माफ़ भी कर देता, और शायद मैं, अगर मेरा मोबाइल टूटा था, क्योंकि डेली का काम है आफरीन, मैं इस मुद्दे को ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाता, पर पुलिस ने जो एक लाइन बोली पत्रकार को डराने के लिए कि क्रॉस केस बनाएंगे और तुम्हें ही अंदर डाल देंगे, ये तुम्हें ही अंदर डाल देंगे। और एसएचओ दिनेश कुमार की जो बात है, मैं उसे चैलेंज करने के लिए, दिनेश कुमार जी को चैलेंज करने के लिए, उन्होंने जो गलत किया, उन्होंने जो गलत लाइन बोली, उस लाइन को चैलेंज करने के लिए मैंने ये शिकायत दी है और FIR भी कराऊंगा। और साफ तौर से मैं चैलेंज करता हूं कि साहब आज मैं देखना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों में आखिर ऐसी कितनी हिम्मत है कि वो मेरी कंप्लेन के बाद मुझे ही जेल में डाल देंगे, क्रॉस केस बना देंगे, वो मैं देखना चाहता हूँ। और क्या हुआ आफरीन, यहाँ तक ही ये सिलसिला नहीं रुका। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है ये किसी से छुपा नहीं है। किसी भी आम आदमी की लड़ाई होती है, दोनों को पकड़ के ले जाते हैं, 10,000 एक पार्टी से लेते हैं, 10,000 दूसरी पार्टी से लेते हैं और दोनों को छोड़ देते हैं, थाने के अंदर सेटलमेंट कराते हैं, जबकि कानून में, संविधान में इनको कोई अधिकार नहीं है सेटलमेंट कराने का। ये कार्यपालिका है, ये अपने अधिकार से ही वंचित हो चुके हैं, अपने अधिकार को भूल चुके हैं। अब क्या होता है, जब थाने में जाता हूँ, मैं ये शिकायत देता हूँ, तो मेरे से पहले ही जो सामने वाला बंदा होता है उसकी शिकायत ली गई होती है। 100 नंबर कॉल मैं कर रहा हूँ और शिकायत एसएचओ साहब उसकी पहले ले रहे हैं, और उसके बाद मेरे जाने के बाद कह रहे हैं कि ये जो शिकायत है ना, ये तो तुम अपने बचाव में दे रहे हो। मतलब मुझे चोट लगी, मेरी MLC हुई, मेरा मोबाइल टूटा और मैं ही अपने बचाव में शिकायत दूंगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि फतेहपुर बेरी थाने के एसएचओ दिनेश कुमार और इस केस के IO ASI हरेंद्र कुमार
कितने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आखिर उनकी जेब में ऐसी क्या अमाउंट पहुंच गई कि लड़की को पूरे दिन बिठाकर टॉर्चर किया गया और लड़की को बोला गया कि तुम्हारे घर तक की बात पहुंचेगी, और लड़की ने डर में, दबाव में आकर इस पूरी की पूरी कंप्लेन को वापस ले लिया। लड़की की वीडियो भी बनाई, बाकायदा पुलिस वाले ने लड़की का वीडियो बनाया कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, और लड़की से ये जबरदस्ती बुलवाया गया कि मैं कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती हूँ। तो आप सोचिए कितनी भ्रष्टगिरी है। शर्म आनी चाहिए हरेंद्र कुमार जी को। ठीक है, देखिए जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप है, आप एसएचओ पर बात कर रहे हैं, आप आईओ पर बात कर रहे हैं, तो क्या इस पूरी बातों का कोई सबूत है आपके पास? क्योंकि जो भी लोग अभी देख रहे होंगे उनको यही होगा कहीं आपको ये पर्सनल दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे, कोई सबूत है आपके पास? कुछ आपने रिकॉर्डिंग की हो, कोई वीडियो बनाया हो वहाँ पर? आप समझते हैं कि थाने के अंदर अगर कोई व्यक्ति होता है, थाने को कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि वो पुलिस वालों का ऐसा गढ़ है कि वहाँ चाहे वो न्याय करें चाहे वो अन्याय करें, उन्हें कोई टोक नहीं सकता। यहाँ तक कि अब तो हमारे वकीलों तक को थाने के अंदर नहीं जाने देते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा काम कोर्ट में है, कोर्ट में जाइए। पत्रकार अगर उन्हें दिख जाए, क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसा समाज का अंश है, पत्रकार और वकील, जो पुलिस द्वारा लिखे गई किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, तो पुलिस वाले हमें देखते ही एकदम पागल हो जाते हैं, किलस जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोगों की शिकायतों को रिसीव नहीं करते हैं। तो सबूत नंबर 1 जो है वो ये है कि 30 तारीख को दी गई कंप्लेन आखिर क्यों उस वक्त रिसीव नहीं की गई। ये उस वक्त रिसीव नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सबूत है कि मेरे ऊपर सेटलमेंट का दबाव उस पूरे 24 घंटे तक की, जब तक ये रिसीव नहीं की जा रही थी, उस 24 घंटे तक मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। 6 घंटे, 4 बजे मैं थाने में पहुंचता हूं, मेरी लोकेशन चेक कराई जाए, 6 बजे से नहीं, मैं लगभग 3:30 बजे थाने पहुंचता हूं, और उसके बाद 6 बजे आईओ वहां आते हैं, और उसके बाद 8, 9, 8:30 बजे तक मैं वहां निकलता हूं। तो 6 घंटे तक क्या मेरे मेंटली मैं कितना हैरेस हुआ हूँ, किस तरीके से एसएचओ ने मुझे धमकाया है, और उस वक्त एसएचओ ने मुझे क्या क्या लाइनें बोली हैं, और मैंने एसएचओ को साफ तौर से कहा कि सर मेरे पास अथॉरिटी है। हर भारत का नागरिक जिसे कुछ भी गलत दिख रहा है और वो अपना मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अगर दिखा रहा है, तो ये कहीं तक गलत नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे पास है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, और जिसकी एवज में और जिसके न्याय के लिए हम थाने पहुंचे हैं, और वहाँ सबसे बड़ा अन्याय हो जाए। ये मोबाइल टूटना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे साथ मारपीट हुई ये भी बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ सिर्फ ये है कि पुलिस न्याय नहीं देती है। मुद्दा ये है कि क्योंकि मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं आपके चैनल पे आ गया, मैं अपने चैनल पे, अपने इंस्टा पे, अपने ट्विटर पे, और भी काफ़ी सारे पत्रकार हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। मैं तो अपनी आवाज़ उठा पा रहा हूँ, पर कितने ऐसे लोग होते होंगे आफरीन कि जो कि ऐसे शिकायत देते होंगे, कितने सारे ऐसे रेप के केसेस होते होंगे कि जिनमें पुलिस ऐसा ही करती होगी। एक पत्रकार होने के नाते जब मैंने ये पूरी स्थिति देखी, इतनी शर्म आती है मुझे। ऐसे पुलिस अधिकारियों को डूबकर मर जाना चाहिए, इन लोगों को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि किसी के साथ मारपीट हुई रोड पर, और अगर किसी पुलिस वाले के साथ ऐसा हो जाए तो तमाम पूरा की पूरा डिस्ट्रिक्ट की पूरा मुस्तैदी से पहुंच जाता है वहाँ पर। आपके साथ मारपीट किसने की थी? मारपीट जिसने की थी उसका नाम है अभिजीत। अभिजीत ने एक लड़की को मारा होता है, और उस लड़की को बचाने के लिए मैं सामने जाता हूँ, मैं वीडियो बनाना। लड़की को क्यों मारा? उस लड़की को क्योंकि उसकी सैलरी उसे देनी थी, पैसे। ऐसे मारपीट करने लगे, गए तो आपके साथ और भी लोग थे, सिर्फ लड़की को ही क्यों मारा? लड़कों को भी मारा है, लड़की को भी मारा है, लड़कों को भी मारा है। उनमें से किसी ने कंप्लेंट नहीं की? सबने कंप्लेन दी है, बच्चों के मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं। लड़की को तो पैसा दे दिया क्योंकि लड़की एक मजबूत कंप्लेनर थी। लड़की ने जब लिखा मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, तो धारा 354 बन रही थी। वो व्यक्ति डायरेक्ट थाने से ही जेसी करता, और इसकी कॉल मैंने एसीपी और डीसीपी तक कर दी थी। पुलिस पर बुरी तरह प्रेशर मैंने बना दिया था। अब पुलिस को था कि ये लड़की किसी भी तरीके से हमारे फेवर में आ जाए। लड़की को मेंटली टॉर्चर किया गया, लड़की के घर तक को कॉल कर दिया गया, और पूरे उसके परिवार को ये समझाया गया कि अगर आपकी लड़की ये कंप्लेन देती है तो आपकी लड़की बुरी तरह फंस जाएगी, बदनाम हो जाएगी। और क्योंकि कंप्लेन मैंने ऐसे तरीके से लिखवाई थी, जो हुआ था सीक्वेंस वाइज मैंने लिखवाया था कि किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, किस तरीके से बाल खींचे गए, तो वहीं से उस व्यक्ति की जेसी होनी थी, पर पुलिस ने अन्याय किया और न्याय की आवाज़ को दबा दिया वहीं पे। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मैं किसके दबाव में बोलूँगा। मेरे साथ गलत हुआ है, मैं अपनी पूरी व्यथा बता रहा हूँ। मैंने पूरी कंप्लेन लिखी हुई है, और जो हुआ है वर्ड टू वर्ड, टाइम टू टाइम, जो मुझे कॉल आया और जो मुझे बोला गया और जो मैंने किया, वो सब कुछ मैंने दिया हुआ है आईओ साहब को। और आईओ साहब अभी भी ड्रामे कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, मीडिया में बोलने के बाद, अपने चैनल पर दिखाने के बाद,
अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ है और ड्रामा क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। कल मैं थाने जाता हूँ और जाते ही मुझे बोलते हैं कि इंस्टा पर आप लाइव आए थे, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस को टैग किया था तो उन तक वो तमाम चीज़ें पहुँची होंगी। मैंने कहा सर मैं पत्रकार हूँ, ये मेरा काम है और अब आप जो भी करेंगे एक एक लाइन में अपने चैनल के माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से एक एक लाइन में जनता तक पहुँचाऊँगा। मैं देखना ये चाहता हूँ, बात ये नहीं मारपीट हो गई ये सब आप हटाइए। आज मुझे सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि आईओ साहब आपके क्रॉस केस में कितना दम है। 100 बात की एक बात, अगर मैं गलत हूँ मुझे आप जेल भेज दीजिए और मैं आईओ साहब को बोल कर आया हूँ कि मैं तलाश में हूँ ऐसे पुलिस अधिकारी की जो निर्दोष को भी जेल भेज सकता है। तो ऐसे पुलिस अधिकारी को तो सम्मान मिलना चाहिए। मतलब जिसने कोई दोष नहीं किया, जिसका कोई दोष नहीं है, जो खुद ही पीड़ित है, उस पीड़ित को पुलिस किस तरीके से टॉर्चर कर रही है। मतलब एक व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ और पुलिस उसे बुलाए और उसके साथ अन्याय की सारी सीमाओं को पार कर दे, मतलब व्यक्ति के दिमाग पर क्या बीतता है वो मुझे पता चल जाता है। क्योंकि उस वक्त जो मुझ पर बीत रहा था, मुझे लग रहा था कि जो मैंने पढ़ा है 8वीं क्लास से, हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, उसमें पुलिस अधिकार, मानव अधिकार, सोशल साइंस, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। पर थाने में जब ग्राउंड जीरो पर कार्यपालिका की कार्यशैली को देखते हैं तो इन सब पर धिक्कार हो जाता है। किताबों में लिखे हुए तमाम ज्ञान को मैं ज़ीरो मानता हूँ, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि किताबों में लिखा है। आपके पास एसएचओ का नंबर है? एसएचओ का नंबर है? एसएचओ का नंबर नहीं है मेरे पास, आईओ का नंबर है। और आप कहें मैं अभी मिला भी सकता हूँ और क्या कुछ हुआ है मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। पर आईओ जो है ना वो इतना ज़्यादा, मतलब अभी तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, उस वक्त इतने रूडली थे। अब पता है कि एक एक चीज़ में जो भी बोलूँगा भैया रिकॉर्ड करेगा, मीडिया में डालेगा, तो ये हो रहा है। और देखिए मैंने अगले दिन कॉल किया है, मैं आपको सुनवाता हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने किया हूँ, ये देखिए। और इस चीज़ से वो नाराज़ होंगे और अभी भी इस कोशिश में है, इस मशक्क़त में कि किस तरीके से हिमांशु से सेटलमेंट करा लें। भैया बोलिए ये बात कि आप सेटलमेंट कर। बिल्कुल बोला है, मुझे ये बोला गया आपका मोबाइल टूटा है, पैसे दिला देता हूँ। मैंने कहा सर 50,000 का है। कह रहा हाँ कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए सर पैसा। इसीलिए मैंने 50 बोला, क्योंकि मुझे लगता था आप 50 दे नहीं पाओगे। पर आप 50 देने के लिए भी अब सामने वाला जब रेडी है तो मुझे 50 भी नहीं चाहिए। मुझे कोई सेटलमेंट नहीं करनी है। आप मुकदमा दर्ज करिए, कार्यवाही कीजिए। और ये देखिए ये आईओ है, इनकी मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनवाता हूँ। मैंने इनको जब परसों कॉल किया, इनको मैंने साफ बोला कि अगर आप रिसीविंग नहीं कर रहे हैं, आपने मुझे इतने घंटे तक बिठाया। सुनिए आप। हाँ जी सर हिमांशु बात कर रहा हूँ। बोलो जी। ये तो कल की, एक सेकंड बात सुन रहा हूँ। केस की बात कर रही थी, लेडी ने फिर फैसला कर लिया उनसे। तो सर लेडीज का अलग मैटर है, वो कर लें। हाँ तो आपकी कंप्लेंट पर ले जाओ रिसीविंग आके, मैं क्या मना कर रहा हूँ। इस पे रिसीविंग करो सर, सामने वाले को बुलाओ ना, उसने जो मेरा नुकसान किया है, मेरा मोबाइल पूरा तोड़ा है। मैं अगर आप फोन पे बना करके मेरे साथ के बात करें तो ठीक रहेगा। सर मैं कल भी आया था, फिर कल की तरह मेरा टाइम वेस्ट ना हो। बाकी मेरी जो अथॉरिटीज की आप बात कर रहे थे वो डीसीपी साहब आपको भेज देंगे। कोई बात है, मैं कंप्लेंट रिसीविंग ले और जाऊँ। अगर आप रिसीविंग नहीं करेंगे, मुझे बोला गया है एसीपी अजय जी हैं, मैं उन्हें रिसीव कराऊँ। हाँ तो मैंने रिसीविंग ले जाओ जी, ले जाओ। हाँ आप कर दो, वरना एसीपी साहब करेंगे। हाँ एसीपी का नाम लेने के बाद व्यक्ति बोलता है कि रिसीविंग ले जाओ। एक दिन पहले तक कोई रिसीविंग नहीं करते हैं और अब मुझे झूठ ये बोला जा रहा है। कोई मतलब जो कानूनी नहीं कह रहे हैं कि आपकी एमएलसी तो कट गई थी, अब वो अप्रूव होने के लिए गई है। अरे भैया जब एमएलसी कट गई, एक एमबीबीएस डॉक्टर ने लिख कर दे दिया कि बंदे को चोट लगी है, अब किससे अप्रूव आप करा रहे हैं? कौन है ये चौथा आदमी कि जो अप्रूव करेगा मेरी एमएलसी को? मुझे चोट लगी है, मुझे इंजेक्शन 2-2 लगाए गए, मेरा पूरा की पर्चा मेरे पास भी रखा हुआ है और आपके पास भी है। और आप यहाँ पर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर से कि अब जो है इस पूरे मामले को लेकर आगे अभी आपकी वेरिफिकेशन होगी। अब पता नहीं कितना टाइम ये लगाएंगे मेरे मामले को शांत करने में पुलिस, पता नहीं है। और ये जितना ये क्रॉस केस का ये मामला चल रहा है ना, डीसीपी अंकित चौहान है साउथ दिल्ली के, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मुझे भी बुलाएं और इस पुलिस अधिकारी को भी बुलाएं। और क्या कुछ सच है आप अपने एसएचओ साहब को भी बुलाएं। मैं उनके मुंह पर ये तमाम एक एक बातें वर्ड टू वर्ड जो हुआ है, मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ। और इसमें कोई भी कहीं से भी कोई मिलावट नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जो सच है मैं ऑन द स्पॉट आज भी आपको बता रहा हूँ। मैंने उस दिन भी आपको 2 कॉल किए जिस वक्त आपने मेरा कॉल नहीं उठाया, डीसीपी साहब ने। अगले दिन जब फ़ोन उठाया मैंने उनको एक एक चीज़ें बताई हैं। मेरे कुछ सीनियर पत्रकारों ने भी उन्हें कॉल कर एक एक चीज़ें बताई है। एसएचओ पर जब दबाव बनाया ना आफरीन, तब ये रिसीव हुई है, वरना ये रिसीव तक नहीं होती। अगर कोई आम पत्रकार आप होता है, कई बार जाते हैं खबरें करने के लिए, लोग कहते हैं कि पुलिस इंसाफ नहीं दे रही है। अब आपने खुद ये चीज़ फेस की है तो लग रहा है कि वाकई में लोग जो कहते हैं वो सच होता है। बिल्कुल, जो लोग कहते हैं एकदम सच होता है। जो लोग कहते हैं पुलिस मुकदमा दर्ज ही नहीं करना चाहती है, सच बताऊं मैं आपको, पुलिस ने थाने को अब कोर्ट बना दिया है। जो थाने में एसएचओ है
वो खुद को जज समझते हैं, और जितने पुलिस वाले हैं वो खुद को वकील समझने में लगे हैं, ठीक है। और जो कंप्लेनर आते हैं वो थाने के अंदर आते हैं, और किसी भी कंप्लेनर के घुसते ही आईओ साहब दिमाग लगाते हैं कि ये कंप्लेनर हमें कितना पैसा देके जाएगा, ठीक है। अगर दो लोगों में डिस्प्यूट है, पति पत्नी की लड़ाई है, उसमें भी पुलिस वाले अपना हफ्ता वसूली करते हैं, उसमें भी पैसा निकालते हैं। तो न्याय पुलिस नहीं देती है, पुलिस कोशिश करती है कि दो पक्षों को बुलाया जाए, उनमें सेटलमेंट कराई जाए, और अपने सेफ के लिए, खुद को सेफ करने के लिए उनसे लिखवा लेती है हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, और एक साइन करवा लिए जाते हैं नीचे। तो पुलिस अपने आप के बचाव के लिए दूसरों को इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है, इतना ज़्यादा फंसाती है, मतलब मैं पूरी पुलिस प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं नहीं कहूँगा, पर कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं। पर अगर ऐसा किसी के भी साथ होता है, उनको डीसीपी साहब तक जाना चाहिए, एसीपी तक जाना चाहिए, शिकायत ऊपर लेकर जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक थाने में एसएचओ के अंतर्गत ही इस कार्रवाई को करेंगे तो थाना पूरा मिला होता है, वहाँ आपकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, जो भी आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, हम एक बार एसएचओ से बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो पाते हैं हम आपको दोनों साइड की जो चीज़ें वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिसकर्मियों पर, तो एक बार मैं एसएचओ से बातचीत करने की कोशिश करूँगा, और ऑन कैमरा ही आपको दिखाऊंगी कि क्या वो इस मामले पर कुछ बोलना चाहते हैं या फिर नहीं। हेलो, हेलो, नमस्कार सर, मैं तेज तरार न्यूज़ से बात कर रही हूँ। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है सर? आ रही है? मैं तेज तरार न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ। हरिंदर कुमार जी बात कर रहे हैं? आपको हाँ बताए, कौन बोल रहे हैं? सर, मैं न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ। दरअसल एक पत्रकार का कोई केस आया होगा आपके पास, जहाँ पर आप वो शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जो कंप्लेंट है वो लिखी नहीं गई टाइम पर, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए थी। कंप्लेंट लिखी हुई है उनकी जी। एफआईआर कब तक लॉन्च होगी उसमें? एमएलसी का रिजल्ट आने के लिए। एमएलसी तो हो गई थी ना शायद उसी टाइम? हाँ जी, एमएलसी तो हो गई थी ना शायद उसी टाइम उनकी? तो आप मुझे किस हैसियत से पूछ रहे हैं? आप थाने में आके एसएचओ साहब से कंसल्ट करें। सर, फोन मेरी पर बात मुझे क्यों सुनिए। पूछ रहे जी जी जी, मेरी बात सुनिए। मैं किसी हैसियत से नहीं पूछ रही हूँ। एसएचओ साहब का नंबर मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने आपको कॉल की कि आप कुछ हैं? मैं डिटेल्स थोड़े दे एक सकते हैं। कॉल आ रही है मेरे पास, झगड़े की, तो मैं बाद बात करता हूँ। ठीक है, नहीं आ रही। हेलो, हेलो, नमस्कार सर, मैं तेज तरार न्यूज़ से आफरीन खान बात कर रही हूँ। हाँ जी, तेज तरार न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ। जी बताएं मैडम, नमस्कार। जी सर, एक मामले के बारे में पता चला है। ये एक हिमांशु नाम का पत्रकार है जिसने कोई न्यूज़ कवर की होगी, जिस दौरान उनके ऊपर हमला हुआ, और इसको लेकर वो कई तरह के जो आरोप है वो लगा रहे थे। हालांकि जो भी बात मैं आपसे कर रही हूँ, फिलहाल ऑन कैमरा कर रही हूँ, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी क्या इस मामले को लेकर आप मुझे कोई अपडेट दे सकते हैं कि उनकी जो कंप्लेंट है वो क्यों नहीं लिखी गई थी टाइम पर, एफआईआर अब तक क्यों नहीं लिखी गई है? उस पर मैडम लीगल एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। जी सर, वो इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं। दरअसल हम उनके न्यूज़ ही कवर कर रहे थे। उनका सीधे तौर पर यही आरोप तो खैर कई थे, लेकिन हम तो किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी, वो जिस तरह से बता रहे हैं कि आपने बदसलूकी की है, इसके अलावा कई तरह से उन्हें टॉर्चर किया थाने में बैठाकर, क्या इनमें कोई सच्चाई है? आप आगे ना थाने में बात कीजिएगा, ये फोन पे बात नहीं करते हैं। ये पूछिए सर, थाने में क्या कुछ अलग बात हो जाएगी? सर, इनकी ठीक है, एफआईआर कब तक लॉन्च हो जाएगी? तो देखिए, इन्होंने कॉल काट दिया है बीच में ही। जो भी बात हो रही थी, दोनों का यही कहना था, आईओ का भी और एसएचओ का भी, कि आप थाने में आकर हमसे बातचीत कीजिए। हालांकि कि थाने बुलाएं, 2 घंटे पत्रकार को बिठाएं, परेशान करें, टॉर्चर करें, आदमी या तो 2 घंटे वेट करके खुद चला जाएगा 2 घंटे के अंदर ही, और 2 घंटे के बाद अगर मिला भी तो उसको कहेंगे अरे क्यों मगजमारी कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, क्यों ये कर रखा है, वो कर रखा है। 4 तो एब्यूजिव वर्ड यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर कहेंगे कि जाओ अगले दिन आना। अब कौन जाए? मैं रहता हूँ भैया रोहिणी, वहाँ से 1.5 घंटे तक मैं कैब बुक करके जाऊँ फतेहपुर बेरी, 2 घंटे मैं वेट करूँ, फिर 2 घंटे बाद आईओ साहब मिले, ना एफआईआर दर्ज करें, ना कोई कार्रवाई करें, और उसके बाद फिर वो हमें यहाँ से भेज दें और फिर अगले दिन बुला लें। तो ये तो हरासमेंट ही कहूँगा ना आफरीन, कि मेरी कैब का किराया भी जा रहा है, उसके बाद मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। कोई इतने बड़े घर से है नहीं कि हम डेली पुलिस थाने में बैठ जाएँ, हम लोग डेली न्यूज़ करें, कमाएँ, इसलिए हम लोग निकलते हैं घर से। अब इन लोगों के चक्कर में इतना टाइम लगता है, इतना टाइम वेस्ट होता है, और कोई बात ये फ़ोन पे करते ही नहीं है, ये थाने ही बुलाते हैं सीधे। छोटा सा सवाल है, एफआईआर कब करोगे, फ़ोन पे बता दो। थाने में बुला के क्यों प्रेशराइज़ करते हो एसएचओ साहब की एफआईआर मत कराओ और सेटलमेंट कर लो, पैसे ले लो? आईओ साहब क्यों इतना तंग कर रखा है आपने मुझे?
कि जो भी बातें इनके द्वारा कही गई हैं, हम किसी भी बात की यहाँ पर पुष्टि नहीं कर रहे, ना ही कोई ऐसा दावा कर रहे हैं कि किसी पुलिसकर्मी ने ऐसा किया, लेकिन जो भी इनके साथ हुआ, इनकी जो आप बीती थी, जो इन्होंने हम तक पहुँचाई है, वो हमने आप तक पहुँचाई है। और हम कोशिश करेंगे जो आवाज़ है हम और आगे तक पहुँचाएं। अगर वाकई में इनके साथ गलत हुआ है तो इन्हें इंसाफ मिल सके। पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आजकल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।